जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज मैं आपके लिए घटना चक्र की एक नई वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड जितने भी सवाल विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम तथा अदर्स एग्जाम में पूछे गए हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं। इस वीडियो में करीब हम लोग 300 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करेंगे। दोस्तों आज कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड सवाल अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग हो, स्टेट पीसीएस हो तथा आईएएस प्री हो। इन सब में अक्सर कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। तो उसी को देखते हुए मैंने यह वीडियो बनाया है। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन का हमारा फर्स्ट सवाल है दोस्तों, पहला कंप्यूटर बनाया गया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है पहला कंप्यूटर किनके द्वारा बनाया गया था, तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा दोस्तों पहला कंप्यूटर बनाया गया था। तो 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान किया। श्री बेबेज ने प्रोग्राम योग्य निर्मित अपनी यांत्रिक मशीन को द एनालिटिकल इंजन की संज्ञा दी थी दोस्तों। उन्हें कंप्यूटर का जनक या पिता भी कहा जाता है दोस्तों। तो याद रखना है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का जनक किन्हें कहा जाता है, तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमी क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है दोस्तों, तो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था दोस्तों। और ये अभी भी यही सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश वैज्ञानिक डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने कोलोसस नामक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर को डिजाइन किया था। तो याद रखना है दोस्तों कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था, तो कोलोसस। नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था। तो याद रखना है डिजिटल कंप्यूटर कहां पर विकसित किया गया था दोस्तों, पहली बार तो ब्रिटेन में विकसित किया गया था। नेक्स्ट है 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त है, तो यह जी किसको दर्शाता है दोस्तों, तो जनरेशन को दर्शाता है। तो 2G एक दूसरी पीढ़ी की बेतार टेलीफोन प्रौद्योगिकी है। जी शब्द जनरेशन अर्थात पीढ़ी के लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों एक पेन ड्राइव है। तो याद रखना है दोस्तों एक पेन ड्राइव क्या है, तो एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारण यानी सेकेंडरी मेमोरी है दोस्तों। कौन सा, तो एक पेन ड्राइव। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। यानी सेकेंडरी स्टोरेज, सॉरी दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी बोला, सेकेंडरी स्टोरेज है दोस्तों कौन, तो यह पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव अच्छे द्वितीय भंडारण एकक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि इसे आसानी से हर जगह लेकर जाया जा सकता है तथा इसकी स्मृति जो होती है दोस्तों अधिक होती है। नेक्स्ट है माउस है। तो क्या है दोस्तों माउस क्या है, तो माउस एक इनपुट डिवाइस है। तो याद रखना है माउस कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। इसके साथ साथ जो कीबोर्ड होता है दोस्तों वो भी कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। याद रखना है स्कैनर जो होता है दोस्तों वो भी कैसा डिवाइस है, तो याद रखना है इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल जो होता है दोस्तों वो भी क्या है, तो इनपुट डिवाइस है। और लाइट पेन जो होता है दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लाइट पेन क्या है, तो यह भी क्या है दोस्तों एक इनपुट डिवाइस है। जबकि सीपीयू जो है दोस्तों कैसा डिवाइस है, तो ये आउटपुट डिवाइस है यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। तो माउस एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस का प्रयोग सीपीयू को सूचना प्रदान करने के लिए किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है दोस्तों, तो माउस जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है। जबकि मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर जो है दोस्तों आउटपुट डिवाइस है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि माउस जो है और कीबोर्ड जो होता है वो इनपुट डिवाइस होता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है दोस्तों, तो जो टच स्क्रीन है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है। जबकि मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर जो होता है दोस्तों आउटपुट डिवाइस है। तो टच स्क्रीन एक क्या है दोस्तों, इनपुट डिवाइस है। जबकि शेष सभी आउटपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन एक ऐसी युक्ति है जिसमें कंप्यूटर उपयोगकर्ता बिना किसी अतिरिक्त पॉइंटिंग युक्त यानी डिवाइस के सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर अपनी उंगलियों के माध्यम से संकेतकों को इनपुट करता है दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है, तो कौन से समूह में केवल आउटपुट डिवाइस होता है दोस्तों, तो प्लॉटर, प्रिंटर और जो मॉनिटर होता है दोस्तों वो आउटपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड
कैसा डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस है। और माउस भी कैसा डिवाइस है दोस्तों, तो इनपुट डिवाइस है। यहाँ पर दिया गया है दोस्तों इनपुट उपकरण कौन कौन सा, तो कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है और लाइट पेन है। ये कैसा उपकरण है दोस्तों, तो इनपुट डिवाइस है ये सब। और आउटपुट डिवाइस कौन कौन सा है दोस्तों, तो मॉनिटर है, प्रिंटर है और प्लॉटर है दोस्तों। और ये सब के सब VVI सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो याद रखना है दोस्तों आजकल जो है सबसे ज़्यादा इनपुट डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग हो रहा है, तो कीबोर्ड का हो रहा है। तो कंप्यूटरों में वर्तमान में सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है दोस्तों, कीबोर्ड एवं माउस है दोस्तों। तो याद रखना है कीबोर्ड एवं माउस जो है आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है दोस्तों। नेक्स्ट है, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति कौन सी है दोस्तों, तो कौन सी है, कीबोर्ड और माउस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस समय यह बना था, तो उस समय यह किससे बना था दोस्तों, तो यह बना था लकड़ी का। तो अमेरिकी वैज्ञानिक डग एंजलबर्ट ने वर्ष 1968 में पहली बार कंप्यूटर माउस का दुनिया के सामने पेश किया था। तो याद रखना है कि माउस के आविष्कारक कौन है, तो डग एंजलबर्ट हैं दोस्तों। पहली बार जब दुनिया ने इस मानव निर्मित माउस को देखा तो वह एक बड़ा बेडौल सा लकड़ी का डिब्बा था। उसमें सिर्फ एक बटन था और उसकी मदद से कंप्यूटर से जुड़ी तमाम अहम चीज़ें बड़ी आसानी से एक ही जगह से नियंत्रित हो सकती थी दोस्तों। नेक्स्ट है, माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है। तो याद रखना है कि माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचनाएं कहाँ पर जाती है दोस्तों, तो CPU में जाती है। और CPU का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसे कंप्यूटर का क्या कहा जाता है दोस्तों, ब्रेन भी कहा जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, अपने कीबोर्ड के केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं। तो याद रखना है कि किस पोर्ट पे हम लोग लगाते हैं दोस्तों, तो USB जो पोर्ट होता है उसी में हम लोग कीबोर्ड के केबल को लगाते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। तो कीबोर्ड और माउस को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रायः 6 पिन वाले PS2 पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। हालांकि वर्तमान समय में PS2 पोर्ट के बजाय इस कार्य के लिए USB पोर्ट का प्रचलन अधिक है दोस्तों। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर क्या है दोस्तों, तो आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है। यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों। आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, यह भी सही है। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है, तो यह भी सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी के सभी जो है दोस्तों उत्तर सही है इसमें। तो तकनीकी दृष्टि से कंप्यूटर के 4 कार्य हैं, डाटा का संकलन या निवेशन, डाटा का संचयन, डाटा संसाधन, डाटा का निर्गम या पुनर्निर्गमन। स्पष्ट है कि कंप्यूटर आंकड़ों का भंडारण करने के साथ साथ सूचनाओं का संसाधन तथा विश्लेषण करने में भी सक्षम युक्ति है। कंप्यूटर पासवर्ड प्रयोग द्वारा पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, साथ ही कभी कभी वायरस द्वारा प्रभावित होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटरों या उनके पुर्जों के असंगत या व्यवस्थित निपटान के कारण निम्नलिखित में से कौन से ई अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण में निर्मुक्त होते हैं। तो कौन सा निर्मुक्त होता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है 1 2 3 5 6। तो याद रखना है 1 यानी बेरिलियम दोस्तों, और उसके बाद है कैडमियम, उसके बाद है क्रोमियम, उसके बाद है पारद और लास्ट में कौन दोस्तों, तो सीसा। जबकि हेप्टोक्लोर और प्लूटोनियम इससे मुक्त नहीं होता। तो याद रखना है कि इससे कौन मुक्त होता है, निर्मुक्त होता है, तो बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, पारद और सीसा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी। तो हेप्टाक्लोर एक कीटनाशक है, याद रखना दोस्तों। अतः स्पष्ट है कि यह ई अपशिष्ट रूप में निर्मुक्त नहीं हो सकता, अतः विकल्प बी सही उत्तर है दोस्तों। नेक्स्ट है, साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों, तो नेटवर्कों का जो नेटवर्क है वह इंटरनेट कहलाता है दोस्तों। तो याद रखना है कि सामान्यतः नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट कहा जाता है। यह पारस्परिक रूप से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्कों की वैश्विक प्रणाली है। इसमें करोड़ों निजी, सार्वजनिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक तथा सरकारी नेटवर्क एक दूसरे से जुड़े हैं, जो कि मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट का प्रयोग करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट क्या है दोस्तों, तो याद रखना है इंटरनेट जो है कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का एक क्या है दोस्तों, तंत्र है। तो इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े संगणकों का एक विशाल विश्वव्यापी नेटवर्क का जाल है।
इंटरनेट से जुड़े संगणक आपस में इंटरनेट नियमावली यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? तो याद रखना है, डायल अप जो सर्विस होता है दोस्तों, वह सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा होती है दोस्तों। और ये सब के सब VBI सवाल है दोस्तों, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो या बैंकिंग या SSC का या स्टेट PCS तथा ISPD का, तो ये सब सवाल अक्सर देखने को आपको मिल सकता है दोस्तों। तो डायल अप सर्विस सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा है। यह अधिकतम 56 kbps तक इंटरनेट गति प्रदान करता है। केवल मॉडेम में केबल कंपनी द्वारा कोएक्सियल केबल द्वारा उपभोक्ताओं को 512 kbps से लेकर 20 Mbps तक की इंटरनेट सुविधा प्रदान की जाती है। यह तेज गति की इंटरनेट सेवा प्रदान करता है। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन टेलीफोन लाइन का उपयोग कर इंटरनेट सुविधा प्रदान करती है। लीज्ड लाइन सर्वाधिक विश्वसनीय उच्च गति इंटरनेट सुविधा प्रदान करती है दोस्तों। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, प्रथम पृष्ठ जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखें वह होता है इसका। तो किसका होता है दोस्तों? तो गृह पृष्ठ का होता है, यानी होम पृष्ठ का होता है प्रथम पृष्ठ। तो किसी भी वेबसाइट का प्रथम पेज होम पेज कहलाता है दोस्तों। होम पेज से उस वेबसाइट के अन्य पेजों के बारे में जानकारी मिल जाती है दोस्तों। नेक्स्ट है, वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउजर द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ क्या कहलाता है दोस्तों? तो होम पेज कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउजर द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो होम पेज कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, खाली स्थान अपने ब्राउजर में सहेज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का तरीका है। तो याद रखना दोस्तों, बुकमार्क अपने ब्राउजर में सहेज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्द से एक्सेस करने का तरीका है दोस्तों। और ये VBI सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो इंटरनेट ब्राउजर के संदर्भ में बुकमार्क किसी वेब पेज के पत्ते को सहेजने की एक विधि है। पते को सहेजने की एक विधि है। किसी वेब पेज को बुकमार्क करने के बाद उसे शीघ्रता से बार बार खोला जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है, इंटरनेट सिस्टम निम्न में से किस तकनीक का प्रयोग करता है? तो किस तकनीक का प्रयोग करता है दोस्तों? तो याद रखना है, ट्री तकनीक का प्रयोग करता है इंटरनेट सिस्टम। नेक्स्ट है, इंटरनेट कार्य करता है। तो इंटरनेट कार्य कैसे करता है दोस्तों? तो केवल पैकेट स्विचिंग पर यह काम करता है। कौन? इंटरनेट। तो टेलीफोन प्रणाली ध्वनि संदेशों के प्रसारण हेतु सर्किट स्विचिंग का प्रयोग करती है, जबकि इंटरनेट पैकेज जो है दोस्तों स्विचिंग पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट है, MS-DOS का सर्वप्रथम विमोचन किस वर्ष हुआ था? तो याद रखना है, इसका जो विमोचन हुआ था दोस्तों 1981 ईस्वी में हुआ था। तो MS-DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, पहली बात तो ये याद रखना है दोस्तों। यह सर्वप्रथम अगस्त 1981 ईस्वी में जारी किया गया था। नेक्स्ट है, ब्लूटूथ तथा वाईफाई के बीच क्या अंतर है? ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति पट प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज अथवा 5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति पट प्रयुक्त कर सकता है। ब्लूटूथ केवल बेतार स्थानीय क्षेत्रीय जाल प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई केवल बेतार विस्तृत क्षेत्रीय जाल प्रयुक्त करता है। जब ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी प्रयोग कर रहे हो तो दो उपकरणों के बीच सूचना प्रेषित की जाती है, जब दोनों उपकरणों का दृष्टिगत स्तर पर पंक्तिबद्ध होना आवश्यक है। किंतु जब वाईफाई प्रौद्योगिकी प्रयोग में लाई जाती है तब दोनों उपकरणों को दृष्टिगत स्तर पर पंक्तिबद्ध होना आवश्यक नहीं है। तो इस संदर्भ में ए और दो दोनों सही है। क्या इसका आंसर है दोस्तों? तो इसका आंसर आपको ध्यान में रखना है कि ब्लूटूथ जो है दोस्तों 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति पट प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई जो है दोस्तों 2.4 गीगाहर्ट्ज अथवा 5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति पर प्रयोग कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए होगा। अब यहाँ बताया गया कि ब्लूटूथ वायरलेस संचार के लिए एक प्रोटोकॉल है। ब्लूटूथ उपकरण रेडियो संचार प्रणाली का प्रयोग करते हैं, इसलिए इन्हें लाइन ऑफ साइट में रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज से लेकर 2.480 गीगाहर्ट्ज की रेंज में रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का प्रयोग करते हैं। वाईफाई IEEE 802.11 स्टैंडर्ड दर आधारित प्रौद्योगिकी है, जिसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज से लेकर 3.6 गीगाहर्ट्ज तथा 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का प्रयोग किया जाता है। IEEE 802.11 वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क की संस्थापना एवं उसकी कार्यप्रणाली निर्धारित करने हेतु स्टैंडर्ड का समूह है। वाईफाई तकनीक की सहायता से लोकल एरिया नेटवर्क को बिना तार के स्थापित करना संभव हो सका। नेक्स्ट है, ब्लूटूथ तथा वाईफाई में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर है? तभी मैंने बताया दोस्तों इसमें कौन सा अंतर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है, गूगल की मुफ्त, याद रखना, गूगल की मुफ्त पब्लिक वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है दोस्तों? तो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है।
तो याद रखना कि गूगल द्वारा भारत में पहली बार मुंबई सेंट्रल रेलवे पर मुफ्त पब्लिक वाईफाई सेवा आरंभ की गई। इस हेतु गूगल ने सरकारी कंपनी रेलटेल कॉर्प से समझौता किया था दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचार में आने वाले लीफाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो याद रखना है दोस्तों, यह उच्च गति डेटा संचरण के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में प्रयोग करता है। यह बात बिल्कुल सही है। यह एक बेतार प्रौद्योगिकी है और वाईफाई से कई गुना तीव्रता रहती है। यह भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सी होगा। तो लाईफाई तथा वाईफाई दोनों ही तकनीकों में डाटा का प्रसारण विद्युत चुंबकीय रूप में से होता है। हालांकि वाईफाई तकनीक में रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है, जबकि लाईफाई दृश्य प्रकाश पर आधारित तकनीक है। लाईफाई एक वायरलेस संचार तकनीक है जो वाईफाई की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक तीव्रता है दोस्तों। नेक्स्ट है, लाईफाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो याद रखना है दोस्तों, इसमें जो भारत में लाईफाई का सफल परीक्षण 29 जनवरी 2018 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किया था, यह गलत है। और दोस्तों इसका क्रियान्वयन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा किया जाता है, यह भी बात बिल्कुल गलत है। तो याद रखना है दोस्तों, वर्ष 2011 में जर्मनी के भौतिक वैज्ञानिक हेरोल्ड हॉस ने लाईफाई तकनीक प्रस्तावित की थी। लाईफाई एक वायरलेस ऑप्टिकल नेटवर्क तकनीक है जिसमें डेटा के संचरण के लिए प्रकाश उत्सर्जक यानी एलईडी का प्रयोग यानी लाइट इमिटिंग डायोड का उपयोग किया जाता है। लाईफाई का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? तो याद रखना है, लाइट फिडेलिटी होता है। भारत में याद रखना 29 जनवरी 2018 को इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लाईफाई का सफल परीक्षण किया गया। हालांकि प्रश्न के विकल्प बी में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री द्वारा इसके परीक्षण किए जाने का उल्लेख है, जो कि गलत है। लाईफाई द्वारा 10 GB पर सेकेंड डेटा को 1 किलोमीटर की परिधि में भेजा जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है, कंप्यूटर व्यवस्था जो जोड़ती है तथा विभिन्न देशों में से सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचाती है, उसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे निकटेक कहते हैं। तो याद रखना है, इसे क्या कहा जाता है? निकटेक कहा जाता है। तो निकटेक विश्व का सबसे बड़ा उपग्रह आधारित कंप्यूटर संचार नेटवर्क है। तो महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, आभासी निजी परिपथ यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है? तो यह क्या है दोस्तों? तो याद रखना है कि यह निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है जो प्रयोक्ताओं को अपनी संख्या के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचनाओं को सुरक्षित रखता है दोस्तों। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन किसी संगठन के दूरस्थ स्थान पर स्थित निजी लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़ने का एक सुरक्षित तरीका है, जिसमें कूट लेखन तकनीक द्वारा निजी सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए इंटरनेट या किसी सार्वजनिक नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है? तो याद रखना है, डाटा लिंक लेयर पाई जाती है दोस्तों फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच। तो OSI मॉडल के अनुसार किसी नेटवर्क की संचार प्रणाली के आंतरिक क्रियाकलापों को परिभाषित करने के लिए याद रखना है 7 परतों का प्रयोग किया जाता है, जबकि निम्नतम परत फिजिकल लेयर है। इसके बाद डाटा लिंक लेयर तथा उसके बाद नेटवर्क लेयर आती है। स्पष्ट है कि फिजिकल और नेटवर्क लेयर के मध्य कौन सा लेयर आता है दोस्तों? तो डाटा लिंक लेयर पाया जाता है। नेक्स्ट है, तलाश है। तो क्या है दोस्तों तलाश? तो तलाश इंटरनेट पर एक मल्टीमीडिया पोर्टल तथा एक ऑप्टिकल कनेक्टर रिकॉग्निजेशन देवनागरी में सॉफ्टवेयर सीडेक द्वारा संचालित है दोस्तों। तो तलाश क्या है? तो इंटरनेट पर एक मल्टीमीडिया पोर्टल तथा एक ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है दोस्तों। इसका संचालन सीडेक द्वारा देवनागरी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहचान प्लेटफॉर्म आधार खुला यानी ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस उपलब्ध कराता है, इसका अभिप्राय क्या है? तो इसका अभिप्राय क्या है दोस्तों? तो याद रखना है, इसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से एकीकृत किया जा सकता है, यह बात बिल्कुल सही है। और परितारिका यानी आइरिस का प्रयोग कर ऑनलाइन प्रमाणीकरण संभव है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। तो UIDAI का उद्देश्य भारत में याद रखना है, भारत में प्रत्येक निवासी के लिए एक आधार नंबर जारी करना है ताकि निवासी पोर्टेबल पहचान सक्षम हो, जिसे कभी भी कहीं भी प्रमाणित किया जा सकता है। आधार मंच सेवा प्रदाताओं को सुरक्षित और त्वरित इलेक्ट्रॉनिक तरीके से निवासियों की पहचान प्रमाणित करने के और अधिक लागत प्रभावी तथा कुशल तरीके से सेवा प्रदान करने में मदद करता है। UIDAI ने अपनी वेबसाइट पर आधार प्रमाणीकरण आवेदन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API विनिर्देश प्रकाशित किया है, जिसमें API डेटा प्रारूप प्रोटोकॉल और सुरक्षा विनिवेशों सहित विवरण शामिल है। C एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस कमांड फंक्शन प्रोटोकॉल तथा ऑब्जेक्ट्स का एक सेट है जिसका उपयोग किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ एकीकृत करने में किया जा सकता है। इसके माध्यम से
परितारिका का प्रयोग ऑनलाइन प्रमाणीकरण भी संभव है दोस्तों। साइबर आक्रमण तथा आंकड़ों को चोरी के डर से बेचने हेतु सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने एक नया सॉफ्टवेयर का विकास किया, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो जिसे नयन कहा जाता है। तो नयन क्या का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो नेटवर्क अभिगमन नियंत्रण। नेटवर्क अभिगमन नियंत्रण है दोस्तों नयन का फुल फॉर्म, याद रखना है। सीडैक द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर है। साइबर आक्रमण एवं डाटा चोरी जैसी घटनाओं से बचने के लिए इसका विकास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना निम्नलिखित में से किनके लिए विधित अधिदेशात्मक है दोस्तों। तो याद रखना है किसके लिए दोस्तों, तो सेवा प्रदाता यानी सर्विस प्रोवाइडर, डेटा सेंटर और कॉर्पोरेट निकाय यानी बॉडी कॉर्पोरेटर दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। तो भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 17B केंद्र सरकार को इंडियन कंप्यूटिंग इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी सर्ट इन नामक एक सरकारी एजेंसी का गठन करने की शक्ति प्रदान करती है। इस प्रावधान के अनुसरण में केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2013 जारी किया है, जिसमें CERT इन के कार्य करने के तरीके तथा स्थल आदि का उल्लेख है। ये नियम सेवा प्रदाताओं, मध्यवर्ती संस्थाओं, डेटा केंद्रों तथा कॉर्पोरेट निकायों पर यथोचित समय के अंदर साइबर सुरक्षा घटनाओं को रिपोर्ट करने का दायित्व अधिरोपित करता है, जिससे CERT इन इस पर शीघ्र कार्रवाई कर सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में किसी व्यक्ति के साइबर बीमा कराने पर निधि की हानि की भरपाई एवं अन्य लोगों की अतिरिक्त सामान्यता निम्नलिखित में से कौन कौन से लाभ दिए जाते हैं यदि कोई मेलवेयर कंप्यूटर तक उसकी पहुंच बाधित कर देता हो। इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1, 3, 4। पहला सही है दोस्तों। और तीसरा है, यदि साइबर बलात्ग्रहण यानी साइबर एक्सटॉर्शन होता है तो इसे हानि को न्यूनतम करने के लिए विशेषज्ञ परामर्शदाताओं की सेवा लेने पर लगने वाली लागत, ये भी बात बिल्कुल सही है। और यदि कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है तो न्यायालय में बचाव करने में लगने वाली लागत, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या दिया रहा था दोस्तों, तो बी। अब साइबर इंश्योरेंस के तहत व्यक्तियों एवं व्यापारिक प्रणाली को इंटरनेट आधारित जोखिमों से सुरक्षा प्राप्त होती है। भारत में व्यक्तियों हेतु साइबर इंश्योरेंस के तहत किसी भौतिक संपत्ति यानी टेंजिबल प्रॉपर्टी को हुए नुकसान को शामिल नहीं किया जाता। भारत में किसी व्यक्ति के साइबर बीमा कराने पर निधि की हानि की भरपाई एवं अन्य लाभों के अतिरिक्त यदि कोई मालवेयर कंप्यूटर तक उसकी पहुंच बाधित कर देता तो कंप्यूटर प्रणाली को पुनः संचालित करने में लगने वाली लागत, यदि साइबर बलात्ग्रहण होता है तो उस हानि को न्यूनतम करने के लिए विशेषज्ञ परामर्शदाताओं की सेवा लेने पर लगने वाली लागत, और यदि कोई पक्ष मुकदमा करता है तो न्यायालय में बचाव करने में लगने वाली लागत भी प्राप्त होती है। इसमें यदि किसी शरारती तत्व द्वारा जानबूझकर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया गया तो एक नए कंप्यूटर की लागत नहीं प्राप्त होती है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला साइबर लॉ जो भारत में ई-कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है कौन था। तो याद रखना है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, और यह अभी भी ऐसा सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो याद रखना है दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी IT एक्ट 2000 वह पहला साइबर कानून है जो भारत में ई-कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इस अधिनियम के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट है, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया तो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों। तो पुणे में किया गया था सुपर कंप्यूटर का निर्माण। तो पुणे स्थित सीडैक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों। तो याद रखना है पुणे में। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा परम नामक सुपर कंप्यूटर की श्रृंखला का विकास किया गया दोस्तों। तो किसके द्वारा किया गया, तो सीडैक के द्वारा। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। नेक्स्ट है, भारत के सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम क्या है। तो क्या है नाम है दोस्तों, परम। और ये किसके द्वारा विकसित किया गया, तो सीडैक के द्वारा विकसित किया गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है, तो भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है दोस्तों, परम। किसके द्वारा, तो सीडैक के द्वारा विकसित किया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो पुणे में है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है। तो भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है दोस्तों, तो विजय जो भाटकर है वो भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो विजय भाटकर को भारतीय सुपर
कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। उन्होंने 1991 में भारत के पहले सुपर कंप्यूटर परम याद रखना 8000 के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था दोस्तों। और किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो सीडैक के द्वारा। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो कौन सा है दोस्तों? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर तो अनुपम है दोस्तों। तो बार्क, जिसका फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ने वर्ष 1991 में समानांतर यानी पैरेलल प्रोसेसिंग तकनीक पर आधारित सुपर कंप्यूटरों के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास प्रारंभ किया था। समानांतर संसाधन पर आधारित प्रथम सुपर कंप्यूटर अनुपम 860/4 जो 4 नोडों वाली प्रणाली थी को दिसंबर 1991 में विकसित किया गया था। अनुपम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटरों का उपयोग भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा जटिल संगणक समस्याओं को हल करने के लिए किया जा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास होती है। तो कितना होता है दोस्तों? तो लंबाई का इसका परास, शब्द लंबाई का परास कितना होता है? तो 64 बिट तक होता है दोस्तों इसके शब्द लंबाई का परास। तो पर्सनल कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास होता है दोस्तों 64 बिट और या 4 बिट। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास कितनी है दोस्तों? तो 64 बिट या 8 बाइट होता है दोस्तों। तो याद रखना है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो कौन सा है दोस्तों? तो याद रखना सुपर कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप तथा नोटबुक की तुलना में सुपर कंप्यूटर सबसे अधिक तीव्र क्षमता, सबसे महंगा, सबसे अधिक स्मृति क्षमता वाला कंप्यूटर है। नेक्स्ट है, विश्व का द्रुततम कंप्यूटर निष्पादित कर पाता है दिसंबर 96 की स्थिति में। तो कितना कर पाता है दोस्तों? तो 10⁻12 संक्रियाएं प्रति सेकंड। तो याद रखना है दोस्तों, दिसंबर 1996 की स्थिति के अनुसार विश्व का द्रुततम यानी तेज कंप्यूटर इंटेल का ASCII रेट था, जिसकी निष्पादन क्षमता 1 टेराफ्लॉप्स यानी 10⁻12 संक्रियाएं प्रति सेकंड से अधिक थी। वर्तमान में नवंबर 2020 की स्थिति के अनुसार विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जापान का कौन सा है दोस्तों? तो फुगाकू है, जिसकी अधिकतम संसाधन गति कितना है दोस्तों? तो 442 पेटाफ्लॉप्स है दोस्तों। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो अभी कौन सा है दोस्तों? तो वर्तमान में कौन सा है? तो फुगाकू है। याद रखना है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। फुगाकू ये जापान का है दोस्तों। नेक्स्ट है, सुपर कंप्यूटर मैजिक ट्यूब, जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ है, निम्नलिखित में से किस देश ने बनाया? तो इसे किस देश ने बनाया दोस्तों? तो चीन ने बनाया। तो दोस्तों हर क्वेश्चन को डील करना जरूरी नहीं है, जहां पर मुझे लगेगा कि उस क्वेश्चन को डील करना चाहिए मैं वहां पर डील कर दूंगा। फिलहाल तो मैजिक ट्यूब, सुपर कंप्यूटर मैजिक ट्यूब जिसका हाल ही में उद्घाटन किया हुआ, किसके द्वारा बनाया गया दोस्तों? तो चीन द्वारा बनाया गया। इसका मैं डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट है दोस्तों, V2 के समस्या का संबंध है। तो V2 के समस्या का संबंध किससे है दोस्तों? तो ईसवी सन के अंतिम दोनों शब्द के शून्य हो जाने की दशा में उनका प्रतिस्थान ढूंढना है दोस्तों V2 के समस्या का कारण। तो सन 2000 के आगमन से पूर्व यह दहशत विद्वान थे कि इस सन के आखिरी दोनों शब्द शून्य हैं, इसलिए कहीं कंप्यूटरों की कार्य प्रणाली न प्रभावित हो जाए। इस समस्या के निदान में भारी व्यय की आशंका व्यक्त की गई थी। इसे ही Y2P समस्या कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, इस शताब्दी के समाप्त होने पर वर्तमान में कार्यरत उपकरणों के उपयोग करने में बहुत कठिनाई होगी तथा सुधारने में भारी व्यय संभावित है। वे हैं, तो कौन सा है दोस्तों? तो वे हैं कंप्यूटर। नेक्स्ट है, कौन मस्तिष्क की प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? तो कौन है दोस्तों? तो क्वांटम कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो याद रखना है दोस्तों, Y2K जो है कंप्यूटर की समस्या सही है। गठिया जो है यूरिक एसिड से बनता है। ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है डेसिबल में। परम जो है दोस्तों सुपर कंप्यूटर है, ना कि पृथ्वी से पृथ्वी तक की मिसाइल है दोस्तों। नेक्स्ट है, WLL का अर्थ है। तो याद रखना है WLL का अर्थ क्या है दोस्तों? तो याद रखना है वायरलेस इन लोकल लूप है दोस्तों WLL का अर्थ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो यह देहरादून में स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। नेक्स्ट है, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्था स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो देहरादून में स्थित है। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। उष्मा से वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कौन करता है? तो उष्मा से वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कौन करता है दोस्तों? और वैद्युत से ध्वनि में, और वैद्युत से तो ध्वनि में कौन करेगा दोस्तों? तो लाउड स्पीकर करेगा। फिर द्रव्यमान से उष्मा, तो द्रव्यमान से उष्मा जो है दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में होगा।
रासायनिक से ऊष्मा एवं प्रकाश, तो रसायन से ऊष्मा एवं प्रकाश किस में हो जाएगा दोस्तों, तो यह ईंधन दहन में होगा। और ऊष्मा से वैद्युत किस में हो जाएगा दोस्तों, तो यह सौर सेल में हो जाएगा। तो ए का हो जाएगा 4, अब बी का हो जाएगा 3, तो कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ऊष्मा से वैद्युत किसका है दोस्तों, तो सौर सेल का। वैद्युत से ध्वनि लाउड स्पीकर का। द्रव्यमान से ऊष्मा नाभिकीय रिएक्टर का। रासायनिक से ऊष्मा दहन ईंधन दहन का है दोस्तों। नेक्स्ट है, साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है, क्यों किया जाता है साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग, तो याद रखना पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है, इसीलिए बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान यानी MICR का प्राथमिक प्रयोग करता है, तो कौन सा है दोस्तों, तो बैंक है। तो चुंबकीय स्याही का गुण पहचान MICR का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है दोस्तों, तो याद रखना मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन तकनीक का प्रयोग बैंकिंग उद्योग में चेकों की कंप्यूटर के माध्यम से प्रोसेसिंग हेतु किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, किस प्रकार के कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना है माइक्रो कंप्यूटर का माइक्रो कंप्यूटर का दोस्तों सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। आजकल सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाले कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर है। इसके अंतर्गत डेस्कटॉप कंप्यूटर, गेम कंसोल्स, लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट कंप्यूटर, स्मार्टफोन, PDA इत्यादि है दोस्तों। नेक्स्ट है, एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है, तो एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है दोस्तों, तो एम्बेडेड कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट है, निम्न लेजर किस्मों में से कौन लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होती है, तो कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होती है दोस्तों, तो सेमी कंडक्टर लेजर का प्रयोग होता है लेजर प्रिंटर में। नेक्स्ट है, लेजर प्रिंटर निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है, तो कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है दोस्तों लेजर प्रिंटर में, तो अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर लेजर का प्रयोग होता है दोस्तों लेजर प्रिंटर में। नेक्स्ट है, डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है, तो किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। और इसमें कौन सा सेमीकंडक्टर का प्रयोग होता है, तो सेमीकंडक्टर लेजर का प्रयोग इसमें किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, डेजी व्हील प्रिंटर का प्रकार है, तो डेजी व्हील इम्पैक्ट जो है दोस्तों डेजी व्हील प्रिंटर का प्रकार है। नेक्स्ट है, WW का आविष्कार WWW का आविष्कार किनके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो याद रखना है कि T बर्नर्स-ली के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और इसका आविष्कार बर्नर्स-ली ने कब किया था, 1989 में किया था। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर WWW का अर्थ क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म WWW का। नेक्स्ट है, WWW का विस्तृत रूप क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब है दोस्तों, तो याद रखना वर्ल्ड वाइड वेब है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन WWW का सही रूप है, तो याद रखना है कौन सा है दोस्तों, तो वर्ल्ड वाइड वेब है दोस्तों, WWW का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है, फिर सेमी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार माना जाता है, किन्हें माना जाता है, तो T बर्नर्स-ली ने कब किया था दोस्तों, तो 1989 में। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब एक हाइपर मीडिया सिस्टम है, क्योंकि यह है, तो यह क्या है दोस्तों, तो दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है, कंप्यूटर द्वारा लिखित लिंक्ड जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है क्या कहा जाता है, तो याद रखना दोस्तों उसको क्या कहा जाता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। जिसके रचनाकार कौन है दोस्तों, तो T बर्नर्स-ली कब किया गया था, तो 1989 में किया गया था। नेक्स्ट है, ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देती है, तो याद रखना है दोस्तों ब्लूटूथ तकनीक की अनुमति किसको देती है, तो उपकरणों के बीच वायरलेस संचालन को अनुमति देती है। नेक्स्ट है, किस व्यवस्था के कंप्यूटरकरण में आवश्यकता होती है, तो याद रखना है दोस्तों उसको करने की दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधन की, जनशक्ति की, प्रशिक्षण की और एक अत्याधुनिक संरचना की आवश्यकता है दोस्तों कंप्यूटरकरण में। तो किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती तो क्या, तो याद रखना है क्या होती है दोस्तों, तो उसको करने की दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की और एक अत्याधुनिक संरचना की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों, तो प्रकाशीय भंडारण जो है दोस्तों
सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, जबकि साइबर स्पेस अपलोड और मॉडेम जो है दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली है। साइबर स्पेस अपलोड एवं मॉडेम शब्दावली सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। प्रकाशीय भंडारण कंप्यूटर अभियांत्रिकी से संबंधित है, यानी कंप्यूटर इंजीनियरिंग से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकी नहीं है? तो कौन सी नहीं है दोस्तों? तो पिनाका जो है एक मिसाइल है, जबकि ये सब जो है दोस्तों लॉगिन, मॉडेम और पासवर्ड सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकी है दोस्तों। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जो प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम से संबंधित है। पिनाका प्रणाली द्वारा 1 सेकंड में 12 रॉकेट एक साथ दागे जा सकते हैं, तो दोस्तों याद रखना। इसमें रॉकेट रखने, उसका परीक्षण तथा उसको दागने के लिए एक वाहन भी है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो याद रखना है कि प्रोटोकॉल, लॉगिन और आर्ची ये सब जो है सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का कौन सा भाग है दोस्तों? तो प्रोटोकॉल, आर्ची और जो लॉगिन है दोस्तों ये सब के सब सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली के भाग हैं। नेक्स्ट है, डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का संघ कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखना है, डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का संघ, सेट ऑफ रूल्स क्या कहलाता है? तो प्रोटोकॉल्स कहलाता है। प्रोटोकॉल्स का वह समूह जो सभी ट्रांसमिशन एक्सचेंजेज को इंटरनेट में एक ओर से दूसरी ओर भेजने को परिभाषित करता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों? तो टीसीपी या आईपी कहलाता है। और इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, साइबर लॉ की शब्दावली डीओएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डेस्कटॉप ऑपरेटिंग होता है दोस्तों। तो डिनाइल ऑफ सर्विस, तो अच्छा सॉरी, साइबर लॉ की शब्दावली में डॉस, एक डॉस का मतलब होता है दोस्तों डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। एक डॉस का यहाँ पर अर्थ क्या है दोस्तों? तो डिनाइल ऑफ सर्विस। तो साइबर कानून की शब्दावली में डॉस का अर्थ होता है डिनाइल ऑफ सर्विस दोस्तों। जंक ईमेल को खाली स्थान कहते क्या कहते हैं दोस्तों? तो जंक जो ईमेल होता है दोस्तों उसको स्पैम करते हैं, और ये VBI सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, स्पैम किस विषय से संबंधित है? तो याद रखना है कि स्पैम जो है दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ए। निम्नलिखित संक्षेप रूपों में कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? तो ये आपको याद रखना है, स्पैम जो है दोस्तों अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है। नेक्स्ट है, एक निश्चित पते पर किसी एब्यूजर द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों? तो मेल बॉम्बिंग कहलाता है दोस्तों। एक निश्चित पते पर किसी एब्यूजर द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सी हो जाएगा। और ये सब VBI सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। याहू, गूगल एवं MSN है, तो क्या है दोस्तों? तो यह एक क्या है? इंटरनेट साइट से दोस्तों, याहू, गूगल और MSN। गूगल ने किस वेब ब्राउजर को विकसित किया था? तो गूगल ने किस वेब ब्राउजर को विकसित किया था दोस्तों? तो याद रखना है, गूगल क्रोम के नाम से सभी लोग यूज करते भी होंगे। तो वेब ब्राउजर विकसित किया गया था दोस्तों गूगल क्रोम के द्वारा, गूगल क्रोम को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउजर नहीं है? तो कौन सा ब्राउजर नहीं है दोस्तों? तो याद रखना है आपको कि गूगल एप्स जो है दोस्तों वह ब्राउजर नहीं है, जबकि ओपेरा, विवाल्डी तथा मोजिला फायरफॉक्स जो है दोस्तों वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट है, वेब क्रॉलर को किस रूप में जाना जाता है? तो वेब क्रॉलर को दोस्तों वेब स्पाइडर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, WiMAX निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है दोस्तों? तो संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर पद नहीं है? तो याद रखना, कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। कंप्यूटर बाइनरी भाषा को समझता है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। कंप्यूटर की IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट सिलिका की बनी होती है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। कंप्यूटर 3 मोड में कार्य करता है, रियल मोड, प्रोटेक्टेड मोड और वर्चुअल मोड। तो इसमें से कौन सा है दोस्तों? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर पद नहीं है? तो एनालॉग भी है, चिप भी है, बाइनरी कोड और मोड सब इसका पद है दोस्तों, इसलिए इसमें स्टार लगा हुआ है। नेक्स्ट, कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब क्या है? तो वायरस का मतलब क्या होता है? याद रखना है दोस्तों, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, इसका फुल फॉर्म है। और ये VBI सवाल है दोस्तों, मोस्ट VBI सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है कि वायरस का मतलब क्या होता है? तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का तात्पर्य वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। कंप्यूटर वायरस वस्तुतः एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो, याद रखना है, यह कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर प्रणाली के अन्य सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को बाधित या परिवर्तित करता है। कंप्यूटर वायरस होता है एक, तो याद रखना है यह क्या होता है? तो यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है कंप्यूटर वायरस।
कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का अवांछित द्विवेश सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो अपनी प्रतिलिपियां तैयार करके कंप्यूटर को प्रभावित करता है। मैलवेयर, याद रखना है, एडवेयर तथा स्पाईवेयर भी कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रदूषित कर देते हैं, परंतु ये वायरस से भिन्न है। तो याद रखना है दोस्तों, ये भी सबके सब VVI हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इनमें पुनरुत्पादन की क्षमता नहीं होती है दोस्तों। नेक्स्ट है कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस है, तो क्या है दोस्तों, तो यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। नेक्स्ट है कंप्यूटर वायरस है, तो कंप्यूटर वायरस क्या है दोस्तों, तो एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके उसी को कंप्यूटर वायरस कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है कंप्यूटर वायरस होता है, तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है दोस्तों, तो याद रखना है आपको, एक विनाशक प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर वायरस का मतलब है, तो कंप्यूटर वायरस का मतलब क्या है दोस्तों, विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम, एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्राम को संक्रमित करने की योग्यता होती है तथा जो अपनी प्रतिक्रिया स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्रामों में फैला सकता है वो क्या कहलाता है, तो वायरस कहलाता है दोस्तों। सेमी क्वेश्चन है। एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है को क्या कहा जाता है, तो वायरस कहलाता है। देखिए दोस्तों कितना बार ये सवाल पूछा गया है और ये VVI सवाल है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग निम्न में से किससे बचाता है, तो फायरवॉल किससे बचाता है दोस्तों, तो याद रखना है कि अनधिकृत आक्रमण से बचाता है दोस्तों फायरवॉल। नेक्स्ट है अमेरिकन टेलीफोन एवं टेलीग्राफी ने एक ऐसी कंप्यूटर प्रणाली विकसित की है जो कि बहुजन इस्तेमाल वातावरण प्रदान करती है। इसे करते थे, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो यूनिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है एक लोकप्रिय विंडोज इन्वायरमेंट विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित की गई थी, तो कब की गई थी दोस्तों विंडोज 3, तो याद रखना है इसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया था, कब, तो सन 1990 में। 2015 में याद रखना है दोस्तों कि विंडोज 10 आया था और विंडोज 3 1990 में आया था। नेक्स्ट है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया, तो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया, तो विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो याद रखना है उक्त में से कोई नहीं, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया था, न कि इस सब के द्वारा। नेक्स्ट है टेलीविजन ट्रांसमिशन निम्न में से किसका उदाहरण है, तो टेलीविजन ट्रांसमिशन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है दोस्तों, तो आपको याद रखना है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का उदाहरण है टेलीविजन ट्रांसमिशन, और ये भी यही सवाल है दोस्तों जिससे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार हैं, तो कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों, तो सेमीकंडक्टर है, मैग्नेटिक है, ऑप्टिकल है, जबकि सर्वर जो है स्मृति का प्रकार नहीं है। तो कंप्यूटर में स्मृति दो प्रकार की होती है, प्रथम सेमीकंडक्टर या प्राथमिक मेमोरी और दूसरा द्वितीयक मेमोरी या सहायक मेमोरी, जो कि मैग्नेटिक या ऑप्टिकल हो सकती है। द्वितीय मेमोरी के उदाहरण है कौन कौन सा, द्वितीय मेमोरी की याद रखना है, बहुत VVI सवाल है दोस्तों, SSC रेलवे में तो बार बार ये सवाल पूछता है। हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, DVD और कॉम्पैक्ट डिस्क। कंप्यूटर की मशीनी भाषा आधारित है, तो किस पर आधारित होती है दोस्तों, तो बूलियन गणित पर आधारित होती है कंप्यूटर की मशीनी भाषा। नेक्स्ट कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है, तो कंप्यूटर की स्मृति का जो कंप्यूटर स्मृति या मेमोरी का कार्य किसी भी दिशा निर्देश सूचना, एक मिनट में देख लेता हूं दोस्तों, तो कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है, तो ऑप्शन मिटा हुआ है दोस्तों, मैं देख लेता हूं इसको एक मिनट। तो याद रखना है दोस्तों यहाँ पर ए में ऑप्शन दिया हुआ है कि कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है, तो ए में है दोस्तों बिट्स। तो कंप्यूटर की स्मृति का मापन किस में किया जाता है दोस्तों, तो बिट्स में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। फिर बाइनरी संख्याएं हैं, तो बाइनरी संख्या क्या होता है दोस्तों, तो 0 और 1 को बाइनरी संख्या कहा जाता है। नेक्स्ट है बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है, तो बाइनरी कोड में संख्या 7 कैसे लिखी जाती है दोस्तों, तो सभी कोई बनाना जानते होंगे, 111। तो कैसे निकाला जाता है, तो 2 से 7 में भाग लगाएंगे, 7 में तो 2 तिया कितना हो गया 6, हासिल बचा, फिर 2 को 3 से भाग लगाएंगे, कितना बचा, एक बार में लगेगा, हासिल कितना बचा 1। तो इस प्रकार इसका बाइनरी कोड कितना हो गया दोस्तों, तो 111। तो सही उत्तर क्या हो गया, तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 111। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाइनरी शब्द, बाइनरी भाषा कितने अंकों की बनी होती है, तो बाइनरी बोल नहीं रहा है दोस्तों, तो बाइनरी का अर्थ ही होता है दोस्तों 2 अंकों से मिलकर बनी होती है, 0 और 1। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड है, तो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड कौन सा है दोस्तों, तो 5211 जो है सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड है। 1+1 का द्विधारी योग होगा, तो 1+1 का द्विधारी योग क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 तथा कैरी 1।
एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में प्रयोग की जाती है। एक बाइट बना होता है, तो एक बाइट कितने के बराबर होता है दोस्तों? तो 8 द्विआधारी अंकों का बना होता है दोस्तों। अब यहाँ पर बताया गया दोस्तों, ये सारे के सारे VBI है कि 8 बिट बराबर जो होता है दोस्तों 1 बाइट होता है। ठीक है, याद रखना है। यानी सबसे छोटी इकाई है बिट, यहाँ पे देख लेते हैं। 1024 बाइट बराबर होता है 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट बराबर होता है 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट बराबर होता है 1 गीगाबाइट और 1024 गीगाबाइट बराबर होता है दोस्तों 1 टेराबाइट। 8 बिट बराबर क्या होता है दोस्तों? तो याद रखना है 8 बिट बराबर जो होता है 1 बाइट होता है। 1 बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? तो 1 बाइट जो होता है दोस्तों 8 बिट के बराबर होता है। VBI सवाल है, देखिए कितने बार रिपीट हो चुका है। 1 बाइट में होते हैं, तो 1 बाइट में कितना बिट होता है दोस्तों? तो 8 बिट होता है। नेक्स्ट, 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं दोस्तों? तो 8 बिट्स होते हैं। बिट निम्न में से किसका छोटा रूप है? तो बिट निम्नलिखित में से किसका छोटा रूप है दोस्तों? तो बाइनरी डिजिट का छोटा रूप है बिट। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई मापी जाती है, तो कंप्यूटर में जो शब्द की लंबाई है दोस्तों वो बिट्स में नापी जाती है। और 8 बिट बराबर कितना आता है? 1 बाइट। 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट और 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट। नेक्स्ट है दोस्तों 1024 किलो बाइट बराबर होता है, तो यह किसके बराबर होता है? तो 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट है, थोड़ा धुंधला हो गया दोस्तों, 1 किलो बाइट सामान्यता होता है, तो 1 किलो बाइट किसके बराबर होता है दोस्तों? तो ये 1 किलो बाइट जो होता है 1024 बाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट है, द्विआधारी पद्धति में 1 किलो बाइट यानी 1 KB बराबर होता है, तो 1024 बाइट के बराबर होता है दोस्तों, याद रखना है। 1 किलो बाइट तुल है, तो 1 किलो बाइट जो है दोस्तों 1024 बाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट, 1 किलो बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो 1 किलो बाइट में कितने बिट्स होते हैं दोस्तों? तो याद रखना है कि 1 किलो बाइट में कितना बाइट होता है? तो याद रखना है 1024। 1024 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 8192 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई चुनिए। तो न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई क्या है दोस्तों? तो KB है। 1 MB मेमोरी है, तो 1 MB मेमोरी जो होता है दोस्तों कितना होता है? तो 1024 किलो बाइट्स होता है। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं दोस्तों? तो आपको याद रखना है कि 1 बाइट्स नहीं पूछा है दोस्तों, बाइट पूछा है। तो 1 मेगाबाइट में 1024 किलो बाइट्स होता है और 1 बाइट्स में होता है दोस्तों 1024 बाइट्स। 1 किलो बाइट्स में होता है दोस्तों 1024 बाइट्स। तो 1024 इंटू जब 1024 करेंगे दोस्तों कितना आएगा? 10,48,576। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इतना। 10 लाख बाइट लगभग होती है, तो 10 लाख बाइट 1 मेगाबाइट के बराबर होती है दोस्तों, याद रखना है, यानी 1 MB के बराबर होता है। पद MB का प्रयोग किया जाता है, तो पद MB का प्रयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? तो मेगा बाइट्स के लिए किया जाता है, ना कि मेगा बिट्स। तो बाइट्स और बिट्स में अंतर जान लेंगे दोस्तों। तो 1 बाइट बराबर होता है 1 बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है, याद रखना है। 1 किलो बाइट होता है 10,024 बाइट्स के बराबर। 1 मेगा बाइट्स होता है 1024 किलो बाइट्स के बराबर। नेक्स्ट है, यूनिकोड इनकोड परियोजना एक वर्ण अथवा अंक का कितने के समूह में प्रतिनिधित्व करती है? तो कितने के समूह में प्रतिनिधित्व करती है दोस्तों? तो 16 बिट। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। .NET फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। जावा सन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, तो दोनों सही है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो याद रखना है दोस्तों, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है दोस्तों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। और यह इंपॉर्टेंट सवाल है जो दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। गूगल क्रोम, ओपन ऑफिस तथा लाइनेक्स जो है दोस्तों एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जबकि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है दोस्तों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट, एक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किए जाने वाले अनन्य रूप से निजी नेटवर्क का वर्गीकरण होगा, तो किसमें होगा दोस्तों? तो लोकल एरिया नेटवर्क में होगा। नेक्स्ट है, लैन का तात्पर्य क्या है? तो लैन का तात्पर्य क्या है दोस्तों? तो लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है, इथरनेट एक उदाहरण है, तो याद रखना है इथरनेट किसका उदाहरण है दोस्तों? तो लैन का, जिसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है, एक डेटाबेस में फील्ड होती है, तो एक डेटाबेस में फील्ड होती है दोस्तों किसकी? तो जानकारी की श्रेणी होती है दोस्तों फील्ड में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जानकारी की श्रेणी। नेक्स्ट, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का
तात्पर्य क्या है? तो याद रखना है ALU का तात्पर्य है दोस्तों अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का उपयोग किसके लिए होता है? तो याद रखना है CD का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। और ये सब के सब VBI सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ईमेल का होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। IC का अर्थ होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। LAN का अर्थ होता है लोकल एरिया नेटवर्क। CAD का अर्थ होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है? तो किस प्रोटोकॉल द्वारा दोस्तों? तो HTTP, जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये सब के सब VBI पॉइंट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो याद रखना है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखना है चुंबकीय टेप और डिस्क। नेक्स्ट है ऑप्टिकल डिस्क का नया फॉर्मेट जो ब्लू रे डिस्क के नाम से जाना जाता है लोकप्रिय हो रहा है। यह परंपरागत DVD से किस प्रकार भिन्न है? तो DVD मानक परिभाषा वीडियो को समर्पित करता है, जबकि BD उच्च परिभाषा वीडियो को समर्पित करता है। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों 1 और 2 है, यानी ये बात सही है। DVD की तुलना में BD फॉर्मेट की भंडारण क्षमता कई गुना अधिक है, यह बात बिल्कुल सही है। BD की मोटाई इतना है जबकि DVD की मोटाई इतना है, यह बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। नेक्स्ट है निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो याद रखना कंप्यूटर हार्डवेयर कौन सा है दोस्तों? तो कंपाइलर जो है कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, जबकि याद रखना है कि प्रिंटर, माउस और जो कीबोर्ड है जो दोस्तों कंप्यूटर हार्डवेयर है, जबकि कंपाइलर जो है दोस्तों प्रोग्रामों का समूह है जो किसी उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा में लिखे प्रोग्रामों को किसी दूसरी कंप्यूटर भाषा में बदल देता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन हार्डवेयर नहीं है? तो याद रखना है दोस्तों असेंबलर जो है हार्डवेयर नहीं है, जबकि चुंबकीय टेप, प्रिंटर और CRT जो है दोस्तों कंप्यूटर हार्डवेयर है। असेंबलर एक हार्डवेयर नहीं है बल्कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो असेंबली भाषा में लिखे कंप्यूटर प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देना है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है दोस्तों? तो एक्सेल जो है दोस्तों कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है बल्कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, जबकि माउस, प्रिंटर और मॉनिटर कंप्यूटर हार्डवेयर है दोस्तों। तो याद रखना है MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट अनुप्रयोग है। यह अनुप्रयोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। माउस, प्रिंटर तथा मॉनिटर कंप्यूटर हार्डवेयर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो कौन सा सॉफ्टवेयर है दोस्तों? तो याद रखना है कंपाइलर जो है दोस्तों एक सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर किसी कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग होता है। कंपाइलर किसी उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा में लिखे गए प्रोग्रामों का अनुवाद कंप्यूटर के मशीनी भाषा में करता है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहते हैं तो CPU कहा जाता है दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मैंने पहले ही बताया था। तो केंद्रीय विश्लेषक इकाई, केंद्रीय संसाधक एकक या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि कंप्यूटर का वह भाग जहां पर कंप्यूटर प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है। CPU को 3 भागों में बांटा जाता है, कंट्रोल यूनिट, ALU यूनिट और स्मृति यूनिट। निम्न में से कौन सा एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो कौन सा एक यंत्र सामग्री नहीं है दोस्तों? तो आपको याद रखना है प्रचालन जो तंत्र है दोस्तों ये एक यंत्र सामग्री नहीं है, जबकि प्रिंटर, कीबोर्ड और माउस जो है दोस्तों एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि प्रचालन जो तंत्र है दोस्तों यानी यंत्र सामग्री नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यंत्र नहीं है अपितु सॉफ्टवेयर कार्यक्रम है, जबकि प्रिंटर, माउस तथा कीबोर्ड कंप्यूटर हार्डवेयर है दोस्तों। नेक्स्ट है इंडेक्स होल संबंधित है। तो इंडेक्स होल किससे संबंधित है दोस्तों? तो फ्लॉपी डिस्क से संबंधित है। किसी फ्लॉपी डिस्क के केंद्र के निकट एक छोटा छिद्र होल होता है जिसे इंडेक्स होल कहता है। यह एक संदर्भ में बिंदु है जहां से एक ट्रैक आरंभ होता है। नेक्स्ट है IRQ6 सामान्यतः किसको दिया जाता है? तो यह दिया जाता है दोस्तों फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोल को दिया जाता है IRQ6। नेक्स्ट है कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को कौन सा प्रोग्राम नियंत्रित करता है? तो याद रखना है कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दोस्तों जो है नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो याद रखना यूनिक्स जो है दोस्तों एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो ब्रेन कहा जाता है दोस्तों CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। CPU का अर्थ क्या है? तो CPU का अर्थ क्या है दोस्तों? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
नेक्स्ट है सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेमी क्वेश्चन है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रीय संसाधक एकक, इसी को हिंदी में लिखा गया सीपीयू को। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना है दोस्तों उपयुक्त शब्द भी, यानी पेज मेकर, वर्ड स्टार और एमएस वर्ड जो है दोस्तों शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है दोस्तों, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। और ये VVI सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है कि वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किसका उदाहरण है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है दोस्तों किसका उदाहरण है, तो यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसी का उदाहरण है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एमएस वर्ड प्रयोग किया जाता है, तो एमएस वर्ड प्रयोग किया जाता है दोस्तों पदांश डाटा संशोधन हेतु प्रयोग किया जाता है एमएस वर्ड, यानी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है वर्ड डॉक्यूमेंट, वीडियो या MP3 किस प्रकार का है, तो वर्ड डॉक्यूमेंट, वीडियो या MP3 किस प्रकार का है दोस्तों, तो ये सब फाइल कहलाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है, तो कौन सा है दोस्तों, तो समेकित परिपथ, यानी थर्ड पीढ़ी यानी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की खोज कब हुई थी, तो 1964 में हुई थी। इसका मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव समेकित परिपथ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट है, जो कई ट्रांजिस्टरों से युक्त एक उपकरण है। तो थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर है दोस्तों उसमें किसका प्रयोग किया गया है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया है। मैं यहाँ पर और भी जनरेशन है दोस्तों उसको मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, जिससे आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट जनरेशन में किसका प्रयोग हुआ था। तो याद रखना है दोस्तों फर्स्ट जो जनरेशन हुआ था उसमें किसका प्रयोग हुआ था, तो वैक्यूम ट्यूब का इसमें प्रयोग हुआ था दोस्तों। सेकेंड जनरेशन में किसका प्रयोग हुआ था दोस्तों, तो सेकेंड जनरेशन में किसका प्रयोग हुआ था, तो इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। तो ये भी याद रखना है आपको। थर्ड जनरेशन में आपने देखा दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ था। फोर्थ जनरेशन में किसका प्रयोग हुआ था दोस्तों, तो याद रखना है बहुत लार्ज मात्रा में जो है दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हुआ था। तो ये भी याद रखना है कि माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन में आया था। और फिफ्थ जनरेशन में क्या आया है दोस्तों, तो ऑप्टिकल डिस्क आया, मल्टीमीडिया इंटरनेट आया और पैरेलल प्रोसेसिंग आया। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट जनरेशन में क्या आया था, तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था कंप्यूटर में। नेक्स्ट, आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से। तो किसके प्रयोग से दोस्तों, तो याद रखना है समाकलित परिपथ चिप्स के माध्यम से इसका निम्न प्रयोग हो चुका है, यानी आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपकरण संभव हो चुका है। क्यों हो चुका है, तो समाकलित परिपथ चिप्स के कारण ऐसा हुआ है दोस्तों, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट है कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप्स किससे बनी होती है, तो किससे बनी होती है दोस्तों, तो सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में चिप बनी होती है, तो किससे बनी होती है, तो सिलिकॉन की पतली परत से बनी होती है दोस्तों कंप्यूटर की चिप। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किसकी परत लगाया जाता है, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत लगाई जाती है दोस्तों, तो याद रखना है सिलिकॉन की परत लगाई जाती है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है, तो किसकी बनी होती है, तो दोस्तों तो सिलिकॉन की बनी होती है, सेमी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है संगणकों में प्रयुक्त आईसी चिप प्रायः निम्नलिखित में से बनाया जाता है, तो किसके बनाया जाता है, तो सिलिकॉन के बनाया जाता है। तो बहुत ज़्यादा बार सवाल पूछा गया दोस्तों, इसलिए यह VVI सवाल है। नेक्स्ट है एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है, तो किससे बनी होती है, तो सिलिकॉन की बनी होती है, सेमी क्वेश्चन है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन एक नवीनतम पदार्थ है जो कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में प्रयुक्त होता है, तो कौन है दोस्तों, तो सिलिकॉन है। नेक्स्ट है आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है, तो किसमें किया जाता है दोस्तों, तो सेमीकंडक्टर से किया जाता है आईसी चिप का निर्माण। नेक्स्ट है आईसी के वर्गीकरण का आधार है, तो आईसी के वर्गीकरण का आधार क्या है दोस्तों, तो ट्रांजिस्टरों की संख्या से इसका वर्गीकरण किया जाता है, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो ट्रांजिस्टरों की संख्या। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो याद रखना है मॉडेम एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नल में बदलता है दोस्तों, यह कथन जो है बिल्कुल सही है। मॉडेम परिवर्तित करता है, तो याद रखना है मॉडेम जो परिवर्तित करता है दोस्तों एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नल में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। और इसका फुल फॉर्म याद रखना है मॉडेम का अर्थ क्या होता है, मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर, ये भी सवाल पूछता है। इनमें से कौन सा मॉड्यूलेशन तथा डी मॉड्यूलेशन करता है, तो कौन सा है दोस्तों, तो मॉडेम।
नेक्स्ट है वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जा सकता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों? तो मॉडेम कहलाता है। और यह वीवीआई सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है टेलीफोन लाइन की सहायता से विश्व भर के कंप्यूटरों के मध्य आंकड़ों का आदान प्रदान करने के वास्ते निम्न में से कौन सा आवश्यक है? तो कौन सा आवश्यक है दोस्तों? तो मॉडेम आवश्यक है। नेक्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी पद्धति या व्यवस्था जोड़ती है? तो कौन जोड़ती है दोस्तों? तो मॉडेम जो है माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ता है। कौन? तो मॉडेम। नेक्स्ट है ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आयोग में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह कौन सी है दोस्तों युक्ति? तो याद रखना है मॉडेम है। इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट है मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो जोड़ती है। तो याद रखना है जो किसको जोड़ती है दोस्तों? तो टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ती है। इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जिससे अंतरा पृष्ठ होते हैं। तो कौन होता है दोस्तों? तो टेलीफोन लाइन तथा कंप्यूटर कंप्यूटर इक्विपमेंट, नॉट डॉक्यूमेंट। इनमें से कौन सी एक कनेक्टिंग डिवाइस नहीं है? तो याद रखना है दोस्तों स्टार लगा हुआ राउटर, हब, स्विच तीनों ही एक कनेक्टिंग डिवाइस है। मध्य प्रदेश लोक सेवा ने अपने उत्तर पत्रक में इस प्रश्न को बोनस के रूप में माना है दोस्तों। तो ये सब के सब जो है दोस्तों कनेक्टिंग डिवाइस है, इसलिए इसमें स्टार लगा हुआ है। रोम मेमोरी है। तो रोम मेमोरी क्या है दोस्तों? तो रीड ऑनली मेमोरी कहा जाता है, तो केवल पढ़ने वाली मेमोरी है। और रोम मेमोरी के बारे में यह एक बात और भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि यह अस्थायी मेमोरी है, यानी वोलेटाइल मेमोरी है दोस्तों रैम मेमोरी। तो ये भी यह जो है दोस्तों नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, जबकि रैम जो है याद रखना है रैम जो है वोलेटाइल मेमोरी है दोस्तों, यानी रैम जो है अस्थायी मेमोरी है, जबकि रोम जो है दोस्तों अस्थायी मेमोरी है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो रोम यानी रीड ऑनली मेमोरी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस मेमोरी में संग्रहित सूचनाओं को केवल पढ़ा जा सकता है, उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। कंप्यूटर बंद होने पर भी रोम में सूचनाएं संग्रहित होती है, नष्ट नहीं होती, इसलिए इसे अस्थायी मेमोरी यानी नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है सेलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप है। तो किसका प्रारूप है दोस्तों? तो कंप्यूटर प्रोसेसर का यह प्रारूप है दोस्तों, सेलेरॉन, पेंटियम और कोर। सुना होगा आपने कोर, कोर2 डुएल, ये सब, iCore 3। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति कौन सा है दोस्तों? तो रोम है, अभी मैंने आपको बताया। यह अस्थायी स्मृति है यानी वोलेटाइल मेमोरी है दोस्तों रैम, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन है। कौन सा है दोस्तों? तो पता। कंप्यूटर में मेमोरी में आंकड़ों की स्थिति को निर्देश करने का साधन पता है, यानी मेमोरी एड्रेस है। सीडी रोम का पूर्ण रूप है। तो सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। और यह सीडी रोम कैसा डिवाइस है दोस्तों? तो यह है सेकेंडरी मेमोरी, याद रखना है यह जो है सेकेंडरी मेमोरी है। तो सीडी रोम याद रखना है दोस्तों फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। एक प्रकार की ऑप्टिकल डिस्क है। इस प्रकार की डिस्क पहले से ही मुद्रित होती है तथा इसमें संग्रहित डाटा को मिटाया नहीं जा सकता। साथ ही इस प्रकार के डिस्क में कोई नया डाटा संग्रहित भी नहीं किया जा सकता दोस्तों। और मैंने बताया कि किस टाइप की मेमोरी है? तो सेकेंडरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत कौन सा आता है? तो प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है रैम और रोम। सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत बहुत सारे आते हैं दोस्तों, जैसे हार्ड डिस्क आता है, फ्लॉपी डिस्क आता है, सीडी रोम आता है, डीवीडी आता है, पेन ड्राइव आता है, ब्लू रे डिस्क आता है दोस्तों। तो ये सब के सब सेकेंडरी मेमोरी है दोस्तों। नेक्स्ट कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो बी है। और यह जो है दोस्तों वोलेटाइल मेमोरी है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी यह एक अस्थायी स्मृति है। यह तभी काम करती है जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है। कंप्यूटर बंद करने पर रैम में संग्रहित सूचनाएं समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट कंप्यूटर की पावर बंद करने पर किस शॉर्ट टर्म मेमोरी का डाटा खत्म हो जाता है? तो कौन सा है दोस्तों? तो रैम, जिसका फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है? तो कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है दोस्तों? तो याद रखना है आपको डिजिटल जो कैमरा है वो आउटपुट युक्ति नहीं है। प्रसंगत विकल्पों में डिजिटल कैमरा एक इनपुट डिवाइस है, न कि आउटपुट। नेक्स्ट है वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है दोस्तों? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दोस्तों, वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट। नेक्स्ट है एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहां पर डाटा एंट्री की जाती है क्या कहलाता है? तो सेल कहलाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कोबोल क्या है? तो कोबोल क्या है दोस्तों? तो एक कंप्यूटर भाषा है।
जिसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है ओरेकल है, तो ओरेकल क्या है दोस्तों, तो ओरेकल है डाटा सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है, तो कौन सा कंप्यूटर की भाषा नहीं है दोस्तों, जो फास्ट है वह कंप्यूटर की भाषा नहीं है दोस्तों, जबकि फोटोन, बेसिक और सी जो है दोस्तों कंप्यूटर की भाषा है। निम्न में से कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है, तो याद रखना है दोस्तों कंप्यूटर की भाषा जो है रोम जो है कंप्यूटर की भाषा नहीं है, जबकि जावा, C++ और पास्कल जो है कंप्यूटर की भाषा है। नेक्स्ट निम्न में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है, तो याद रखना है दोस्तों पेंट ब्रश जो है कंप्यूटर की भाषा नहीं है, बल्कि उसका एक सॉफ्टवेयर है। तो बेसिक, C++ और जावा जो है दोस्तों कंप्यूटर भाषा है, जबकि पेंट ब्रश जो है दोस्तों कंप्यूटर भाषा नहीं है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, तो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कौन सी है दोस्तों, तो फोर्ट्रॉन है। फोर्ट्रॉन जो है अंग्रेजी के शब्दों फॉर्मूला ट्रांसलेशन का संक्षिप्त रूप है। कंप्यूटर की इस उच्च स्तरीय वैज्ञानिक भाषा का विकास IBM कंपनी द्वारा किया गया था। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है बेसिक निम्न में कौन सी भाषा है, तो बेसिक निम्न में कौन सी भाषा है दोस्तों, तो याद रखना है प्रोसीजरल जो है बेसिक निम्न में से भाषा है दोस्तों। निम्न में से कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, तो याद रखना है उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है कोबोल, पास्कल और बेसिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो डी हो जाएगा। और भी है कौन कौन सा, तो फोर्ट्रॉन है, जावा है, पाइथन है, विजुअल बेसिक, ये भी सब जो है उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है दोस्तों। नेक्स्ट है असेंबलर का कार्य है, तो याद रखना है दोस्तों असेंबलर का कार्य क्या है, तो असेंबली भाषाओं को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना असेंबलर का कार्य। यह VBI सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों, तो मशीनी भाषा कहलाती है। यदि किसी डोमेन नेम के आखिर में .edu.us लिखा जाता है, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है दोस्तों EDU का अर्थ होता है USA में एक शैक्षणिक संस्था दोस्तों। और यह इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। किसी संगठन की वेबसाइट में .com अंश सूचित करता है, तो याद रखना है .com किसको सूचित करता है दोस्तों, तो कॉमर्शियल को सूचित करता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा वैलिड डोमेन नेम एक्सटेंशन है, तो वैलिड डोमेन नेम एक्सटेंशन कौन सा है दोस्तों, तो ये .com जो है दोस्तों किसको मतलब किसको संदर्भित है, या .com से क्या संदर्भित होता है, तो याद रखना है कॉमर्स संदर्भित होता है, GOV से गवर्नमेंट होता है दोस्तों, याद रखना है। तो ये सब के सब जो है दोस्तों डोमेन नेम एक्सटेंशन सही है दोस्तों, यानी वैलिड है। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चयन कीजिए। प्रॉक्सी सर्वर TCP/IP एड्रेस उपलब्ध कराता है। दूसरा, प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट से प्राप्त अनुरोधों को अन्य सर्वरों को अग्रेसित करता है। तो यही सही है दोस्तों, जबकि यह गलत है। नेक्स्ट है संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन और वोल्टी यानी वोल्टी का फुल फॉर्म है दोस्तों वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म यानी इवोल्यूशन, यानी LTE और वोल्टी का बात यहाँ पर किया जा रहा है दोस्तों। में अंतर क्या है, तो क्या अंतर है दोस्तों, इसमें अंतर है D, ना तो 1 ना तो 2। यानी LTE साधारणतः 3G के रूप में विपणन किया जाता है, वोल्टी को साधारणतः उन्नत 3G के रूप में विपणित किया जाता है, यह बात गलत है। और दूसरा LTE डेटा अनोली तकनीक है और वोल्टी वॉइस अनोली तकनीक है, यह भी बात बिल्कुल गलत है। तो LTE का फुल फॉर्म कभी भी पूछ सकता है, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, और वोल्टी का है दोस्तों वॉइस ओवर इवोल्यूशन। ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं जाते हैं दोस्तों, डायरेक्ट अगले क्वेश्चन की ओर करते हैं अपने। दृश्य प्रकाश संचार यानी VLC तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो याद रखना है दोस्तों इसमें कौन सा कथन सही है, तो C 1, 3, 4 सही है दोस्तों। यानी VLC 375 से 780 नैनोमीटर वाली विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रमी तरंग दैर्ध्यों का उपयोग करती है, यह बात बिल्कुल सही है। VLC ब्लूटूथ की तुलना में डेटा की विशाल मात्रा को अधिक तेजी से प्रेषित करती है, यह भी बात सही है। और VLC में विद्युत चुंबकीय व्यतिकरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं होता, तो यह भी बात जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है निकट क्षेत्र संचार यानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यह एक संपर्क रहित संचार प्रौद्योगिकी है, यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों। यह एक संचार रहित संचार प्रौद्योगिकी है जो विद्युत चुंबकीय रेडियो क्षेत्रों का उपयोग करती है, सही है।
और है दोस्तों इसमें 3 सही है। संवेदनशील सूचना भेजते समय NFC कोडीकरण यानी इंक्रिप्शन का उपयोग कर सकता है, यह भी बात बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सी। नेक्स्ट है मनोरंजन हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका राइट आंसर देखते हैं दोस्तों क्या दिया हुआ है। तो बी, केवल 3 और 4 सही है। यानी AR व्यक्ति को संचार में विद्वान रहने देता है और स्मार्टफोन या PC के कैमरे का उपयोग कर अनुभव को उन्नत करता है। चौथा दोस्तों VR संसार को पृथक कर देता है और व्यक्ति को एक अलग धरातल पर ले जाकर उसे पूर्ण निगमनता का अनुभव प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो बी। AR का फुल फॉर्म केवल देख लेते हैं क्या होता है? ऑगमेंटेड रियलिटी, और VR का अर्थ होता है वर्चुअल रियलिटी। नेक्स्ट है विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है? तो किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है दोस्तों? तो पांचों का पांचों सही है। औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत कम करना सही है। सार्थक लघु कहानी और गीतों की रचना, यह भी सही है। रोगों की निदान सही है दोस्तों। टेक्स्ट से स्विच में परिवर्तन सही है। विद्युत ऊर्जा का बेतार संचालन, ये भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट है सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम उपयोग करेंगे। तो किसका उपयोग करेंगे दोस्तों? तो रिपीटर का उपयोग करेंगे, और ये VBI सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कंप्यूटर शब्दावली में USB का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस जो होता है दोस्तों, USB का फुल फॉर्म होता है, याद रखना है। यह भी VBI सवाल है दोस्तों कि USB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिवर्सल सीरियल बेस होता है, यानी बस होता है इसका फुल फॉर्म। कंप्यूटर में जहां एसोसरीज जुड़ती है उसे कहते हैं, तो क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे कहा जाता है पोर्ट। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है, तो याद रखना है तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से पासवर्ड जो है दोस्तों हमें प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली जिसे उपयोगकर्ता के ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करते हैं वह है, तो कौन सा है दोस्तों? तो वह है फिंगर। तो उपयोगकर्ता की ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए फिंगर प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है बिब्लियोमेट्री है, तो बिब्लियोमेट्री क्या है दोस्तों? तो सूचना प्रबंधन उपकरण है बिब्लियोमेट्री। नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखना है डिजिटल जो कंप्यूटर है दोस्तों वो लॉजिकल सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता? तो याद रखना है दोस्तों अंडरस्टैंडिंग का जो कार्य है वह कंप्यूटर के द्वारा नहीं किया जाता, जबकि कंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग और आउटपुटिंग का कार्य कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ बताया गया है दोस्तों कि कौन कौन सा काम करता है, तो इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, कंप्यूटर, आउटपुटिंग, ये सब के सब VBI पॉइंट्स है जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? तो कौन सा है दोस्तों? तो जो बग है वह कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है दोस्तों, ये भी VBI सवाल है। नेक्स्ट है OMR का तात्पर्य क्या है? तो OMR का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? तो ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होता है दोस्तों OMR का तात्पर्य होता है, यानी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन या ऑप्टिकल मार्क जो रीडर होता है OMR का फुल फॉर्म होता है दोस्तों। नेक्स्ट है इनमें से कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्र को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा है दोस्तों? तो वो है OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट है IRC का तात्पर्य क्या है? तो IRC का तात्पर्य क्या है दोस्तों? तो याद रखना है इंटरनेट रिले चैट, ये इंपॉर्टेंट है। IRC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेट रिले चैट। नेक्स्ट है CAD यानी CAD का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन, याद रखना है CAD का अर्थ क्या होता है? तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है दोस्तों CAD का अर्थ। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ई गवर्नेंस कहा जाता है शासन के लिए कंप्यूटरों का प्रयोग। नेक्स्ट है कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है, तो कंप्यूटर अपनी जो शक्ति है दोस्तों वह उपयुक्त सभी से प्राप्त करता है, यानी अपनी गति से, शुद्धता से और स्मृति, इन तीनों से प्राप्त करता है दोस्तों। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है, तो मल्टीमीडिया में जो है दोस्तों ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, म्यूजिक और आवाज़ चारों के चारों पांचों के पांचों है जो हैं दोस्तों मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों का प्रयोग का तरीका कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो मल्टीमीडिया कहलाता है। नेक्स्ट है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के एक ही समय पर एक से अधिक उपयोग की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसे मल्टीटास्किंग कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है वीडियो मेल से हमें
क्या भेज सकते हैं, तो वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं दोस्तों, तो याद रखना है ये सभी भेज सकते हैं, यानी ग्राफिक्स भी भेजा जा सकता है, वीडियो क्लिप्स भी भेजा जा सकता है और वीडियो मैसेज भी भेजा जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, तो याद रखना है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है दोस्तों, तो सभी लोग जानते हैं दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन करना। नेक्स्ट है इंटरनेट की उस सेवा जो ऑडियो एवं वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है, क्या कहलाती है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाती है दोस्तों। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है तो निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है, तो कौन सा डिवाइस अनिवार्य है दोस्तों, तो वेबकैम अनिवार्य है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए आवश्यक नहीं है, तो याद रखना है दोस्तों वीडियो कैमरा आवश्यक है इसके लिए, डिस्प्ले डिवाइस भी आवश्यक है, माइक्रोफोन भी आवश्यक है, तभी आप बात कर पाएंगे, टेलीफोन इसमें आवश्यक नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है ईमेल का विस्तृत रूप है, ईमेल का विस्तृत रूप क्या है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट है ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं, तो ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं दोस्तों, तो एक प्रयोगकर्ता का नाम होता है और डोमेन का नाम होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है कि ईमेल में दो पते का भाग क्या होता है, तो एक में होता है प्रयोगकर्ता का नाम और दूसरा में होता है डोमेन का नाम। नेक्स्ट है ईमेल का पता mark.stall@itdesk.info का डोमेन नाम क्या है, तो डोमेन नाम इसका क्या है दोस्तों, तो डोमेन नाम याद रखना है itdesk.info जो है दोस्तों इसका डोमेन नाम है। तो जो बाईं ओर होता है दोस्तों यो यूजर नाम तथा दाईं ओर जो होता है दोस्तों वो डोमेन नेम होता है, तो याद रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता था, निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता कौन सा है दोस्तों, तो हॉटमेल है, रेडिफ मेल है और याहू, ये तीनों का जो तीनों है दोस्तों वह निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है। किस प्रकार की डिजिटल फाइलें ईमेल से संबंध हो सकती है, तो याद रखना है दोस्तों संगीत, डॉक्यूमेंट्स और फोटो जो है दोस्तों ईमेल से संबंध हो सकती है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है निम्न से किस प्रकार की फाइल को ईमेल अटैचमेंट द्वारा भेजा जा सकता है, तो याद रखना है दोस्तों टेक्स्ट फाइल केवल, ऑडियो फाइल केवल, वीडियो फाइल केवल, ये सभी के सभी फाइलें भेजी जा सकती है दोस्तों ईमेल अटैचमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है डाटा का एक वचन क्या है, तो डाटा का एक वचन क्या है दोस्तों, तो डेटम है, याद रखना है। तो ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोजन है, कौन कौन सा, तो याद रखना है वेब और लॉग, वेब और लॉग को मिलाकर क्या बनता है दोस्तों, ब्लॉग बनता है। नेक्स्ट है ईरान के कंप्यूटरों में पकड़ा गया स्टक्सनेट यानी वर्म कृमि है, तो याद रखना है क्या है दोस्तों, तो नाभिकीय सेंट्रीफ्यूजों को नष्ट करने का एक दोषपूर्ण प्रोग्राम है दोस्तों, कौन सा, तो स्टक्सनेट वर्म। नेक्स्ट है कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया है, तो कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, तो एग्जीक्यूटिंग कहलाती है कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया। इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है मेन्यू में खाली स्थान की सूची होती है, तो याद रखना है मेन्यू में जो खाली स्थान की सूची होती है वो क्या कहलाती है, तो कमांड कहलाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, तो याद रखना है दोस्तों वर्चुअल मेमोरी का जो आकार है वह डिस्क स्पेस पे निर्भर करता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सी हो जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और निम्न से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो याद रखना है दोस्तों कि गूगल सर्च इंजन है, साइंस डायरेक्ट जो है यह भी एक सर्च इंजन है, अल्टा विस्टा जो है यह भी एक सर्च इंजन है, ऑर्कुड जो है दोस्तों एक सर्च इंजन नहीं है। निम्न से कौन सा एक सर्च इंजन है, तो याद रखना है कौन सा सर्च इंजन है दोस्तों, तो बाइडू पैकेट्स कुकीज, तो इसमें याद रखना है बाइडू जो है दोस्तों एक सर्च इंजन है। इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है कि बाइडू जो है दोस्तों एक सर्च इंजन है। डकडकगो यानी ये डकडकगो है, तो याद रखना डकडकगो क्या है दोस्तों, तो यह एक सर्च इंजन है। बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन द्वारा किया जाता है, तो इसका स्वामित्व और संचालन किसके द्वारा किया जाता है, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया जाता है और 2009 में इसे लॉन्च किया गया था दोस्तों, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन रहेगा, तो याद रखना है दोस्तों 30 दिन तक रहेगा दोस्तों चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में। सिम का पूरा नाम है, तो सिम का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, तो याद रखना है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल सिम का पूरा नाम है और यह VBI सवाल है दोस्तों BPSC के लिए जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है ICT का तात्पर्य है, तो ICT का तात्पर्य होता है दोस्तों यानी फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी।
नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं, तो याद रखना है कनेक्टिविटी प्लस हार्डवेयर को कहते हैं दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट है एसएमएस का अर्थ है, तो एसएमएस का अर्थ है दोस्तों शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज, यानी सरल मोबाइल संदेश हिंदी में। हैकिंग से आप क्या समझते हैं, तो हैकिंग का अर्थ होता है दोस्तों सर्चिंग, सिक्योरिटी, इन दोनों या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। याद रखना हैकिंग से क्या अर्थ होता है, तो किसी अज्ञात अपरिचित द्वारा नेटवर्क के माध्यम से किसी व्यक्ति के कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश कर उसकी सहमति के बिना गोपनीयता डाटा और जानकारी के साथ हस्तक्षेप करना हैकिंग कहलाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर हैकर हैं, तो कंप्यूटर हैकर कौन है दोस्तों, तो एक व्यक्ति जो, याद रखना है एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता उसे हैकर कहा जाता है दोस्तों। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं, तो किस नाम से जाने जाते हैं दोस्तों, तो ब्लैक हैट हैकर्स है दोस्तों, यहाँ पे क्रैकर्स लिखा गया। तो याद रखना है कि कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में जो हैकर्स है किस नाम से जाने जाते हैं, तो ब्लैक हैट हैकर्स के नाम से जाने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा। तो शब्द खाली स्थान का आशय है कि एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी प्राधिकरण के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर घुसता है और जालसाजी के उद्देश्यों के लिए जानबूझकर वेबसाइट को विकृत करता है, क्या कहलाता है, तो यह क्रैकर, सॉरी दोस्तों वो क्रैकर ही था, क्रैकर कहलाता है दोस्तों, न कि हैकर कहलाता है। तो याद रखना है कि क्रैकर क्या है, मैं एक बार पढ़ देना, मुझे लगा हैकर से। तो एक ब्लैक हैट हैकर जिसे कभी कभी क्रैकर कहा जाता है, कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी प्राधिकार के बिना कंप्यूटर सुरक्षा का भेदन करता है और प्रौद्योगिकी का प्रयोग जानबूझकर सामानों को क्षति पहुंचाने, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी करने, पहचान चुराने और अन्य प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियां करता है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रैकर होगा। जो अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करता है, महत्वपूर्ण डाटा को नष्ट करता है, वैध उपयोगकर्ताओं की सेवा को अस्वीकार करता है या उनके लक्ष्यों के लिए समस्याएं पैदा करता है, क्या कहलाता है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे क्रैकर कहा जाता है। जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क के यातायात के बाढ़ के कारण इसे एक्सेस करने में असमर्थ होते हैं, तो इसे निम्नलिखित में से किस प्रकार से जाना जाता है, तो इसे किस प्रकार से जाना जाता है दोस्तों, तो याद रखना है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है साइबर क्राइम कार्य है, तो साइबर क्राइम कार्य कैसा है दोस्तों, तो याद रखना है हैकिंग का, स्टॉकिंग का है, सर्विस आघात की मनाही का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी साइबर अपराध की दो आवश्यक विशेषताएं, तो याद रखना है दोस्तों कि अपराधी की कंप्यूटर दक्षता और शिकार की कंप्यूटर प्रौद्योगिकी से अनभिज्ञता जो है दोस्तों वह साइबर अपराध की दो आवश्यक विशेषताएं कौन कौन सा था, अपराधी की कंप्यूटर दक्षता और शिकार की कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की अनभिज्ञता जो है दोस्तों साइबर अपराध की दो आवश्यक विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है वान्नाक्राई, पेट्टिया और इटर्न ब्लू पद जो हाल ही में समाचार पत्रों में उल्लिखित थे, निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है, तो याद रखना है दोस्तों यह साइबर आक्रमण से संबंधित है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है, तो याद रखना है दोस्तों ऑनलाइन जो चैटिंग है वह साइबर अपराध नहीं है, जबकि फिशिंग एक साइबर अपराध है, साइबर स्टॉकिंग यह भी साइबर अपराध है और आइडेंटिटी थेफ्ट जो है दोस्तों यह भी साइबर अपराध है। नेक्स्ट है मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है, तो याद रखना है हार्ड डिस्क में विद्यमान रहती है दोस्तों मूल निवेश निर्गम प्रणाली। नेक्स्ट है कंप्यूटर को जाल क्रमित करना है, तो कंप्यूटर को जाल क्रमित करना है तो याद रखना है खतरों के अवसरों में बढ़ोतरी करता है, कंप्यूटरों की उपयोगिता बढ़ाता है, सूचना अभिगमन की संभावना को बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों योजना बनाने में प्रयुक्त डाटा तंत्र प्रायः कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, तो निर्णयक समर्थक तंत्र कहा जाता है दोस्तों योजनाओं में प्रयुक्त होने वाला डाटा तंत्र। कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित करता है, तो यह निरूपित करता है दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर को। निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है, तो याद रखना है दोस्तों कैश मेमोरी जो है दोस्तों उसका सबसे कम एक्सेस समय है। निम्नलिखित में से कौन सीपीयू तथा मुख्य स्मृति के बीच अत्यधिक तेज छोटी आकार की स्मृति होती है, तो कौन सी है दोस्तों, तो याद रखना है कैश स्मृति जो है
सीपीयू तथा मुख्य स्मृति के बीच बीच अत्यधिक तेज छोटी आकार की स्मृति है। निम्न में से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? तो याद रखना है कैश मेमोरी जो है दोस्तों सबसे तेज मेमोरी है। वीवीआई सवाल है, कई बार पूछा गया, जिसे आपको ध्यान में रखना है। लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो सॉफ्टवेयर कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए दूसरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए दूसरा नाम है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है कौन सा कंप्यूटर का घटक नहीं है, यानी भाग नहीं है? तो याद रखना है दोस्तों बेसिक यूनिट जो है कंप्यूटर का भाग नहीं है, जबकि इनपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट और आउटपुट यूनिट ये तीनों के तीनों जो है दोस्तों कंप्यूटर के भाग है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट है। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है दोस्तों? तो सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था, जिसकी स्थापना किसने की थी? तो 4 अप्रैल 1975 को बिल गेट्स ने पॉल एलन के साथ मिलकर इस कंपनी की स्थापना की थी दोस्तों। नेक्स्ट है विप्रो कंपनी के प्रमुख कौन है? तो विप्रो कंपनी के प्रमुख कौन है दोस्तों? तो याद रखना है अजीम प्रेम जी। वर्तमान में विप्रो के कौन है? सॉरी विप्रो कंपनी के जो प्रमुख है दोस्तों वर्तमान समय में आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान समय में इसके जो चेयरमैन है वो रशीद प्रेम जी है, और इसके जो संस्थापक थे दोस्तों उनका नाम था अजीम प्रेम जी। तो ये वीवीआई सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है? तो एम जंक्शन जो है दोस्तों भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट उसे भी देख लेते हैं दोस्तों। तो वर्ष 2001 में टाटा स्टील एंड सेल यानी सेल के संयुक्त उद्यम 50-50 द्वारा स्थापित ई कॉमर्स कंपनी एम जंक्शन भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी। इस कंपनी का सकल कारोबार दिसंबर 2015 में कितना था दोस्तों? तो 3,50,000 करोड़ रुपए था। यह स्टील का ई व्यापार करती है। एम जंक्शन ने अपनी वेबसाइट पर घोषित किया कि वह भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। फ्लिपकार्ट अपनी वेबसाइट पर स्वयं को अग्रणी ई कॉमर्स कंपनी बताता है, न कि सबसे बड़ी। अतः निश्चित रूप से एम जंक्शन भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। चूंकि उत्तर प्रदेश लोकसभा ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए अर्थात फ्लिपकार्ट दिया है, उत्तर ए अर्थात फ्लिपकार्ट दिया, अतः यह उत्तर परिवर्तनीय है। नेक्स्ट है स्काई ड्राइव निम्नलिखित में से किस कंपनी की क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का नाम है? तो याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट का है दोस्तों स्काई ड्राइव। इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी सर्विस लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग से उपलब्ध नहीं होती? तो याद रखना है दोस्तों हार्डवेयर एज अ सर्विस जो है दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग से उपयोग नहीं होती है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट लून संबंधित है। तो प्रोजेक्ट लून किससे संबंधित है दोस्तों? तो बेतार संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है प्रोजेक्ट लून। नेक्स्ट है आईबीएम का पूर्ण रूप है। तो आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो याद रखना है आईबीएम का जो पूर्ण रूप है वो क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है दोस्तों इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। फिर HTML का विस्तृत रूप है। तो HTML का विस्तृत रूप क्या है दोस्तों? तो याद रखना है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो होता है HTML का फुल फॉर्म होता है। URL का दोस्तों URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों URL का जो फुल फॉर्म होता है URL का जो फॉर्म होता है दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है URL, जिसका नाम आपने सुना होगा, कई बार कंप्यूटर यूज करते होंगे या मोबाइल भी यूज करते होंगे तो URL का नाम बार बार आता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है FTP का पूरा नाम है। तो FTP का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का पूरा नाम होता है दोस्तों क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है SMPS का विस्तारण है। तो SMPS का विस्तारण है दोस्तों तो याद रखना है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। SMPS जो कंप्यूटर में लगा रहता है दोस्तों, पंखा जो चलता है बड़ा सा डब्बा होता है उसी को SMPS कहा जाता है। उसमें एक फैन लगा रहता है तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्विच मोड पावर सप्लाई, जहाँ से स्विच आता है ऑन ऑफ का। UPS एक विस्तृत रूप है। तो UPS एक विस्तृत रूप है दोस्तों अनट्रम्पेटेड पावर सप्लाई का। JSP का मतलब है। तो JSP का क्या मतलब है दोस्तों? तो जावा सर्वर पेजेस होता है JSP का फुल फॉर्म। तो याद रखना है JSP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जावा सर्वर पेजेस। नेक्स्ट है फ्लैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो याद रखना है दोस्तों
एक सामान्य यांत्रिक डिस्क ड्राइव से अत्यधिक सस्ता होता है। फ्लैश मेमोरी जो है, यह बात बिल्कुल गलत है। जबकि यह कम शक्ति का उपयोग करता है, सही है। यह विस्तृत ताप प्रकाश 40 डिग्री से इतना के बीच कार्य कर सकता है, यह भी सही है। डिजिटल कैमरा, लैपटॉप आदि जैसी युक्तियों में सूचना संग्रह के लिए प्रयुक्त होता है, यह भी बात सही है। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, तो मुख्य पटल क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखना है मदरबोर्ड कहलाता है। आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है, तो याद रखना है IBM सिस्टम 360 आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर है दोस्तों। और इसे कब लॉन्च किया गया था? तो इसे लॉन्च किया गया था दोस्तों 1964 में। नेक्स्ट है XOR फंक्शन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितने NAND गेट की आवश्यकता होती है? तो कितने NAND गेट की आवश्यकता होती है दोस्तों? तो याद रखना है 4 NAND गेट की आवश्यकता होती है। व्यापक पैमाने पर लोगों को ध्यान आकर्षित करने वाले कंप्यूटर वायरसों में से एक की डिजाइन MS-DOS को 6 मार्च 1992 को संक्रमित करने के लिए की गई थी। वायरस का नाम क्या है? तो वायरस का नाम है दोस्तों माइकल एंजिलो। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, तो 2 दिसंबर को दोस्तों। संगणक साक्षरता दिवस उसी को एकदम नए नाम से यानी हिंदी नाम में पूछा गया दोस्तों, तो कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट PC होने का दावा किया गया है? तो कौन सा है दोस्तों? तो आकाश। विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट PC होने का दावा किया गया दोस्तों आकाश के द्वारा। नेक्स्ट है भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है? तो याद रखना है डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना के रूप में प्रसंग इसका प्रयोग किया जाता है। और यह VBI सवाल है दोस्तों BPSC के लिए कि पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर जो शब्द है वह किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है डिजिटल भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भीम ऐप उपयोग करने वाले के लिए यह ऐप UPI सक्षम बैंक खाते से किसी को धन को हस्तांतरित करना संभव बनाता है, सही है। जहां एक चिप पिन डेबिट कार्ड में प्रमाणीकरण के 4 घटक होते हैं, भीम ऐप में प्रमाणीकरण के सिर्फ 2 घटक है, यह बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। भीम UPI आप यूज करते होंगे तो आपको मालूम होगा। भीम UPI ऐप प्रयोग करने के लिए यह ऐप UPI सक्षम बैंक खाते से किसी को धन का हस्तांतरण करना संभव बनाता है, यह बात बिल्कुल सही है, जबकि दूसरा गलत है दोस्तों। भीम का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है कि भारत इंटरफेस फॉर मनी। नेक्स्ट है ब्लॉकचेन तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो याद रखना है दोस्तों इसमें केवल 1 और 3 सही है। यह सार्वजनिक खाता है जिसका हर कोई निरीक्षण कर सकता है, परंतु जिसे कोई भी एक उपभोक्ता नियंत्रित नहीं करता है। तीसरा, ब्लॉकचेन के आधारभूत वैशिष्ट्यों पर आधारित अनुप्रयोगों को बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के विकसित किया जा सकता है। तो 1 और 3 सही है, बाकी 2 जो है दोस्तों इसमें गलत है। नेक्स्ट है विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग रणनीति है, तो कौन सा है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश सरकार की। विद्या वाहिनी परियोजना निम्न में से किस पर बल देती थी? याद रखना है विद्या वाहिनी जो परियोजना है किस पे बल देती है दोस्तों? तो याद रखना है कंप्यूटर शिक्षा पे। और ये VBI सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है कि विद्या वाहिनी संबंधित है तो कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित है। वेब पोर्टल डैकनेट संबंधित है, तो याद रखना है यह एग्रीकल्चर से संबंधित है दोस्तों डैकनेट। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है कि वेब पोर्टल जो डैकनेट है वह किससे संबंधित है? तो यह एग्रीकल्चर यानी इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट है खाली स्थान खोज क्षमता, ईमेल, समाचार, स्टॉक की कीमत, मौसम संबंधी जानकारी, खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करती है, तो कौन सी है दोस्तों? तो इसमें कोई नहीं दिया गया। तो पोर्टल खोज क्षमता, ईमेल समाचार, स्टॉक की कीमत, मौसम संबंधी जानकारी, खेल और मनोरंजन जैसे सेवाएं प्रदान करते हैं दोस्तों, तो याद रखना है। पोर्टल का शाब्दिक अर्थ होता है प्रवेश द्वार। इंटरनेट से जुड़ने पर कई प्रकार के पोर्टल मिलते हैं। यह अंतर्जाल के अथाह सागर में एक लंगर की तरह कार्य करता है। इन पर विभिन्न स्रोतों से जानकारियाँ जुटाकर व्यवस्थित रूप कराई जाती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखना है पोर्टल खोज क्षमता, ईमेल, समाचार और स्टॉक की कीमतें, मौसम संबंधी जानकारी देने के लिए जो है दोस्तों सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पोर्टल।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। यह डिस्कशन मुझे कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। अगर कोई चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।